नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का अपना जो विषय है वो है भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। इसमें हम चर्चा करेंगे नवजागरण का अर्थ, विशेषताएं, नवजागरण के प्रभाव और साहित्य पर नवजागरण का जो प्रभाव पड़ा उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही देखेंगे नवजागरण की जो वैचारिक पृष्ठभूमि है वो क्या रही। तो चलिए देखते हैं भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। अब नवजागरण क्या है? यहाँ नवजागरण से तात्पर्य है कि नए तरीके से जागना, नए विचारों के साथ जागना। नवजागरण जो है वो एक विशेष प्रकार की सांस्कृतिक संक्रमण का दौर है, जिसमें कोई किसी अन्य संस्कृति से टकराकर, यानी एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के साथ टकराकर नए दृष्टिकोण से जीने का जो प्रयास करती है, और उनमें यानी एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति के साथ जो टकराहट होती है वो टकराहट ही संक्रमण का दौर माना जाता है। यानी कि जहाँ पर एक चीज़ खत्म हो रही होती है और दूसरी चल रही होती है। नवजागरण के कारण प्रत्येक क्षेत्र में नई चेतना का आगमन होता है, और नवजागरण के युग में शिक्षा, कला, विज्ञान, साहित्य, इन क्षेत्रों को विकसित किया जा सकता है, जिसके कारण देश में नए नए अनुसंधान एवं ज्ञान प्राप्ति के कई मार्गों की खोज भी की जा सकती है। तो चलिए देखते हैं। 19वीं शताब्दी भारतीय नवजागरण की जागृति का काल रहा है। नवजागरण की जो जागृति का समय काल रहा है वो है 19वीं शताब्दी, जिसे कुछ चिंतकों ने रेनेसा, पुनर्जागरण, नवजागरण, नवोत्थान, समाज सुधार आदि की संज्ञा दी गई है। ये नवजागरण के ये समझ लो कि पर्यायवाचिक शब्द है कि किसी ने उसको पुनर्जागरण कहा है, किसी ने नवजागरण कहा है, किसी ने नवोत्थान कहा है। रेनेसा अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ होता है पुनर्जागरण। रेनेसा शब्द का सबसे पहला प्रयोग फ्रांसीस इतिहासकार मिसेसेट ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में रेनेसा शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? मिसेसेट ने। प्रारंभ में रेनेसा के लिए हिंदी में पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग होने लगा। सबसे प्रारंभ में रेनेसा के लिए हिंदी में किस शब्द का प्रयोग होने लगा? पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग होने लगा था। इसी रेनेसा के लिए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने नवजागरण शब्द का प्रयोग किया। रेनेसा के लिए नवजागरण शब्द का प्रयोग किसने किया? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने सबसे पहले किया। नवजागरण में नई जाति का भाव होता है। नवजागरण में किसका भाव होता है? नई जाति का भाव होता है। आज हिंदी में इस काल के लिए नवजागरण शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वमान्य हो गया है। देखेंगे आगे कि नवजागरण से तात्पर्य, नवजागरण से क्या तात्पर्य है कि नए विचार से है। नवजागरण का तात्पर्य नए विचारों से है, जिसके कारण देश में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक बदलाव को लाया जा सके। यानी व्यक्ति के नए नए विचार होंगे तो उन विचारों के साथ जो सामाजिक और धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जो बदलाव है वो लाया जा सकेगा। नवजागरण के कारण सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक क्षेत्र में नवीन चिंतन की शुरुआत हुई। यह नवीन चिंतन हमारी अपनी परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुआ, जिसे हम अंग्रेजों की देन नहीं कह सकते। ऐसा नहीं था कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर जो जुल्म किए या जो शोषण कर रहे थे अंग्रेज लोग, जिसके कारण ये नवजागरण हुआ है। ये तो हमारी अपनी चिंतन की उपज है, हमारे विचारों की उपज है। हमारे विचारों में ही एक नयापन आया, हमारे चिंतन में एक नयापन आया, जिसके कारण हमने अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहा, और नवीन चिंतन के कारण ही क्या है, नवजागरण आया। भारत में नवजागरण की शुरुआत बंगाल से हुई थी, जिसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय माने जाते हैं। भारत में नवजागरण की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले बंगाल से हुई, और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो राजा राम मोहन राय माने जाते हैं। समाज सुधार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आदर्श समाज की परिकल्पना के चलते ही नवजागरण की उत्पत्ति हुई। अब आगे देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था नवजागरण का। वेदों, पुराणों और प्राचीन संस्कृति का निर्वहन करना नहीं। इसका उद्देश्य वेदों, पुराणों और प्राचीन संस्कृति का निर्वहन करना नहीं था, बल्कि नई संस्कृति और नया संसार बनाने का प्रयास था।
इस संदर्भ में कई सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए जो तर्क और बुद्धि पर केंद्रित थे, न कि कोरी भावुकता पर। इसका भारतीय नवजागरण का जो उद्देश्य था वो ये था कि नई संस्कृति का निर्माण हो, नया संसार बने, और इसके लिए उसने धार्मिक सामाजिक जो आंदोलन चलाए गए, और जो आंदोलन चलाए गए वो तर्क और बुद्धि पर केंद्रित थे। उसको ये नहीं कह सकते कि वो कोरी भावुकता पर आधारित या कोरी कल्पनाओं पर ही आधारित थे, ऐसा नहीं है। वो तर्क और बुद्धि पर आधारित थे, जिसके कारण सामाजिक धार्मिक आंदोलन चलाए गए। आगे परिभाषा देखेंगे रामस्वरूप चतुर्वेदी की। ये कहते हैं नवजागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। इस ऊर्जा के प्रभाव स्वरूप दोनों संस्कृतियां एक दूसरे की अच्छाइयां ग्रहण करना चाहती है और अपनी बुराइयां छोड़ना चाहती है। यही संपूर्ण सांस्कृतिक प्रक्रिया समाज के इतिहास में नवजागरण कहलाती है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो दो संस्कृतियां, एक प्राचीन और एक नवीन, जो चली आ रही थी, और जो एक जो पनपने वाली थी, एक तो जो चल रही थी और एक पनपने वाली थी, उन दोनों के बीच में जो टकराहट होती है, और उस टकराहट से ही क्या होती है, रचनात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और वो ही क्या है, नवजागरण है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है। नवजागरण के आंदोलन में दो प्रवृत्तियां थी। एक जो यह मानते थे कि भारत सदैव से महान रहा है और भारत के अतीत में सब कुछ है। दो प्रवृत्तियां थी। जो एक तो क्या मान रहा था कि भारत जो है वो हमेशा से ही महान रहा है, और वो भारत के अतीत में ही सब कुछ समझ रहे थे कि अब तक जो था वो सब सही था। इसको पुनरुत्थानवाद के नाम से जाना जाता है। दूसरी प्रवृत्ति जो थी वो ये मानते थे कि भारत में बहुत सी गलत बातें हैं जिनको छोड़ने से ही हम प्रगति भी कर सकते हैं। और दूसरी प्रवृत्ति क्या मान रही थी कि भारत में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको अगर हम छोड़ दें तो हम आगे प्रगति कर सकते हैं, और ये जो अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरें हैं इनसे हम मुक्त हो सकते हैं। इसको पुनर्जागरण के नाम से जाना गया, और इस दूसरी प्रवृत्ति ने ही आधुनिकता के एक मूल्य के रूप में जरूरी समझा। आधुनिकता को एक मूल्य के रूप में जरूरी समझा दूसरी प्रवृत्ति ने। दूसरी प्रवृत्ति क्या थी कि हम क्या है, जो बहुत सी गलत बातें हैं अगर उनको छोड़ देंगे तो हम प्रगति कर लेंगे। इस तरह के विचार जब लोगों के मन में आए तो उसको क्या नाम दिया गया, पुनर्जागरण नाम दिया गया। और इसी दूसरी प्रवृत्ति ने ही आधुनिकता को एक मूल्य के रूप में जरूरी समझा, और इसी ने लोकतंत्र, समानता, बंधुत्व के दर्शन से भारतीयों को परिचित भी कराया। यही वह पृष्ठभूमि है जिसने भारत में नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन को संभव बनाया। यानी लोगों के इस तरह के विचार आना कि जो गलत बातें हैं उनको छोड़ देंगे तो हम आगे तरक्की कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। और इस तरह के विचार जब लोगों में आने लगे तो उनमें लोकतंत्र, समानता और बंधुत्व की जो भावना थी एक दूसरे से परिचित हुए, और जिसने भारत के नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन को संभव बनाया। भारत में सन 1857 में हुए स्वतंत्रता संग्राम के बाद से ही नवजागरण की शुरुआत हो गई थी। भारतीय नवजागरण के कारण शिक्षा, भाषा, व्याकरण, कला आदि के क्षेत्र में भी बदलाव आने शुरू हो गए थे। भारत में जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद से ही नवजागरण की शुरुआत हो गई थी, जिसके कारण क्या है, शिक्षा में, भाषा में, कला में, इन सब में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो गया था। आगे देखेंगे कि भारतीय सांस्कृतिक जागरण से संबंधित कुछ संस्थाओं की स्थापना भी हुई थी। तो उनमें जो ब्रह्म समाज है, इसके संस्थापक जो है वो राजा राम मोहन राय माने जाते हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 ईस्वी में की। फिर दूसरा जो संस्था है वो है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक जो माने जाते हैं वो आत्माराम पांडुंग और महादेव गोविंद रानाडे माने जाते हैं, और उन्होंने इसकी स्थापना 1867 में की। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की 1875 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की 1897 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लवत्स्की ने 1875 ईस्वी में की। नवजागरण
परंपरा और संस्कृति को वैज्ञानिक तर्क, विधान व सामाजिक राजनीतिक अभिप्रायों से जोड़ने वाली चेतना है। इसका सीधा प्रभाव भारत पर पड़ता है। नवजागरण जो है परंपरा और संस्कृति के जो वैज्ञानिक तर्क, विधान है और सामाजिक राजनीतिक अभिप्रायों से जोड़ने वाली एक चेतना के रूप में जाना जाता है और इसका सीधा प्रभाव भारत पर पड़ता है। आगे देखेंगे भारतीय नवजागरण की विशेषताएं, जिसमें पहला है देश की जनता में स्वतंत्रता की भावना को जागृत करना, यानी देश की जनता में स्वतंत्रता की भावना को जगाना। इससे क्या होगा कि लोगों में राष्ट्र के प्रति जो प्रेम की भावना विकसित हुई और जिससे लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश को आज़ाद करा पाए। दूसरा जो है विशेषता इसकी वो है अंग्रेजी हुकूमत की भेदभाव नीति का अंत। अंग्रेजी हुकूमत यानी ब्रिटिश सरकार जो थी वो भारतीयों के साथ पक्षपात करती थी और ब्रिटिश शासन में जो कर्मचारी थे, काम करने वाले व्यक्ति थे, वो अंग्रेज लोग थे और अंग्रेज लोगों को क्या है उच्च वेतन प्रदान किया जाता था उस टाइम, और भारतीय जो कर्मचारी थे उनको कम वेतन दिया जाता था, जिससे लोगों में क्या है असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई और इस तरह से विद्रोह शुरू हो गया। तो इस तरह अंग्रेजी जो हुकूमत की भेदभावपूर्ण नीति थी उसका अंत हो पाया। फिर अगला है ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनी सुविधा हेतु भारत में रेल मार्ग, डाक सेवा, बिजली, पानी के संचार और यातायात के साधनों का मार्ग प्रशस्त करना। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो सुविधाएं स्वयं के लिए जो रेल मार्ग बनाए गए थे, डाक सेवाएं उपलब्ध करवाई गई थी, बिजली पानी की सुविधाएं दी गई थी और ये जो यातायात के साधन के मार्ग बनाए गए थे वो आगे चलकर राष्ट्र को जो है वो एक प्रगति की ओर ले गया और भारत के नव जागरण के कारण संपूर्ण जो देशवासी थे उसको इसका लाभ मिला। भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार को महत्व। ब्रिटिश सरकार ने अपने निजी स्वार्थ के लिए भारत में पाश्चात्य शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा यानी पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार किया था, परंतु नव जागरण के बाद भारत के लोगों में शिक्षा के प्रति मनोवृत्ति में भी परिवर्तन आने लगा धीरे धीरे और भारतीय नवजागरण के कारण भारत में अंग्रेजी शिक्षा के महत्व को बढ़ावा मिला, जो आगे चलकर भारत की शिक्षा प्रणाली के लिए एक वरदान साबित हुआ। आगे देखेंगे भारतीय नवजागरण का प्रभाव। नवजागरण के आधुनिकता बोध ने लोगों को जागरूक किया, लोगों ने अंग्रेजों के उत्पीड़न को समझा। भारतीय नवजागरण का प्रभाव ये रहा कि लोगों को जागरूक किया इन्होंने। नवजागरण के कारण जो लोग थे वो जागरूक हो पाए और अंग्रेजों के द्वारा जो उनका शोषण किया जा रहा था उसको वो समझ पाए। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाएं निकालकर अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। लोग जो थे वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए और उन्होंने कई तरह की पत्रिकाएं और पत्र निकाले और उस पत्र पत्रिकाओं में अपने विचारों को व्यक्त किया। इससे क्या हुआ कि नव जागरण और भी फैलता चला गया। कई संस्थाओं की स्थापना हुई, कई तरह की संस्थाएं इसकी स्थापना हुई, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, इस तरह की जो संस्थाएं थी उनकी स्थापना हुई और उन्होंने भारत के राजनीतिक सामाजिक अधिकारों की मांगों को रखना शुरू कर दिया। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के अर्थों को लोगों ने समझा और इन्हीं मूल्यों पर स्वाधीनता की लड़ाई भी लड़ी गई। लोगों ने आपस में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा थे उसको लोगों ने आपस में समझा और इसके आधार पर स्वाधीनता की जब एकजुट हो गए सभी लोग और एकजुट हो गए तो उन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई वो लड़ पाए। स्वदेशी की मांग और स्वदेशी आंदोलन में इस नव जागरण का पहला परिपक्व रूप देखा जा सकता है। यानी जो स्वदेशी की मांग और स्वदेशी आंदोलन जो चलाए गए थे इसमें नव जागरण के रूप को अच्छी तरह से देखा जा सकता है। आगे के संवैधानिक सुधारों, आंदोलनों और देश की आज़ादी में नव जागरण की इन्हीं विशेषताओं का योगदान था। फिर आगे देखेंगे भारतीय नवजागरण का साहित्य पर क्या प्रभाव रहा। नवजागरण आंदोलन के कारण जो नई चेतना जागृत हुई उसका साहित्य पर भी गहरा असर पड़ा। इस काल के लेखकों ने भारत की आधुनिक भाषाओं में नवजागरण के समय के सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों को अपने साहित्य का विषय बनाया।
नवजागरण के कारण नई चेतना का जागृत हुआ और इसका साहित्य पर जो है गहरा असर पड़ा, क्योंकि इस काल में जो लेखक थे वो आधुनिक भाषाओं में नवजागरण के समय के जो सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दे थे उनको अपने साहित्य का विषय बनाकर लिखने लगे। देश की स्वतंत्रता के लिए 1857 से लेकर 1947 के क्रांतिकारियों व आंदोलनकारियों के साथ लेखकों, कवियों और पत्रकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश राज की सत्ता का केंद्र कोलकाता अर्थात बंगाल रहा, इसलिए अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव और प्रतिरोध में नवजागरण और पुनरुत्थान की जो शक्तियाँ वो सर्वप्रथम वहीं दिखाई पड़ी। नवजागरण का सबसे पहले प्रभाव कहाँ दिखाई पड़ा? बंगाल में दिखाई पड़ा। इसके बाद हिंदी, मराठी, गुजराती, पश्चिमी भारतीय क्षेत्रों एवं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ के दक्षिणी क्षेत्रों और बांग्ला असमिया के पूर्वी क्षेत्रों में आंदोलन की गूंज एक साथ सुनाई दी। सबसे पहले तो बंगाल में इसका प्रभाव पड़ा और फिर उसके बाद में जो गुजराती, मराठी, भारतीय क्षेत्र थे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और दक्षिण क्षेत्र थे इनके, और बांग्ला असमिया के पूर्वी क्षेत्र थे, इनमें इसकी गूंज सुनाई दी। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त नाटक देश प्रेम की भावना को जगाने के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता ने अंग्रेजों की जड़ें हिलाकर रख दी। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो झांसी की रानी कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये जो कविता है उसने अंग्रेजों की जड़ों को हिलाकर रख दिया। इससे लोगों में एक जोश की भावना उत्पन्न हो गई। अपनी स्वाधीनता, अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लोगों में जोश आ गया। भारतेंदु मंडल के साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद निराला आदि ने अपनी साहित्यिक रचनाओं द्वारा नवजागरण के मूल्यों को अपनाया, जिनमें राष्ट्रवाद की गूंज शामिल थी। भारतेंदु मंडल के जो साहित्यकार थे, द्विवेदी, गुप्त, श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद निराला, इन सब ने अपनी रचनाओं में नवजागरण के बारे में और नवजागरण के मूल्यों को अपनाया और जिनमें राष्ट्रवाद की गूंज साफ साफ सुनाई दे रही थी। आगे देखेंगे, निष्कर्षतः ये कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में समाज सुधार आंदोलनों, देशभक्त राष्ट्रवादी चेतना के उत्थान और साहित्य, कला, संस्कृति में जो अनोखी प्रगति का दौर आया, उसी को नवजागरण की संज्ञा दी गई। इसके दौरान साहित्यकारों, समाज सुधारकों और कलाकारों ने स्त्री विवाह, दहेज, धर्म संबंधी परंपराओं को चुनौती दी। आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे चैनल को शेयर करते रहिए व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, ताकि हमें भी और लोगों तक पहुंचने का मौका मिले। धन्यवाद।